हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये छठवां प्रैक्टिस सेट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और इस वीडियो में हम जो हिंदी वाला पोर्शन है, जो कि भाई जानते हैं आपकी 30 प्रश्न होते हैं, इनको यहाँ पर क्या है कि हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है ये भाषा से संबंधित है, भाषा और उच्चारण स्थान, जो कि पहला चैप्टर ही इसमें रखा गया है अगर इसको अलग अलग बांटे तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, शब्द, वर्ण, पदबंध, पद और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा की जब से जो छोटी इकाई होती है उसको यहाँ पर हम कहते हैं वर्ण। वर्ण को ही हम यहाँ पर अक्षर भी कहते हैं, देखिए। और अक्षर के लिए कहा जाता है ना क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। और यही जो है सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन देखिए, जो अक्षर होते हैं इनका जो पूरा अर्थ होता है वो नहीं होता है। लेकिन अर्थवान सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की, वो क्या होती है, वह होती है शब्द। इसको इस जो अभी जो शब्द की हम बात कर रहे हैं, इसको भी प्रीवियस जो हमने प्रैक्टिस सेट देखे हैं उसमें हमने इसको हल भी किया था। अगला देखिए प्रश्न है अपना, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों की बात की जा रही है। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं 2, 5, 4, 6 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जिह्वा के आधार पर दरअसल जो स्वर हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। इसमें से देखिए, पहला होता है यहाँ पर अग्र मतलब देखिए, हमारी जो जिह्वा है इसको एक प्रकार से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई 3 भागों में इसको यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अग्रभाग, मध्य भाग और यहाँ पर ये पश्च भाग, इस तरह से डिवाइड किया है। तो अग्रभाग है, फिर मध्य भाग है और फिर पश्च भाग है। तो देखिए, यहाँ पर जो अग्रभाग से है, जैसे कि ई मतलब कि छोटी, बड़ी, ए, आए, ये जो है यहाँ पर अग्रभाग से बोले जाते हैं। वहीं पर यदि मध्य भाग की देखिए बात करें, तो मध्य भाग में यहाँ पर जो छोटा आ होता है इसको मध्य भाग से बोलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें पश्च भाग से, तो पश्च भाग से बोलते हैं, जैसे बड़ा आ है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये किससे हैं, ये यहाँ पर पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मात्राओं के हिसाब से अगर कहा जाए कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मात्राओं के हिसाब से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 प्रकार से बांटा गया है। जिसमें से एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है यहाँ पर दीर्घ और एक होता है यहाँ पर प्लुत। तो देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में होती है 1 मात्रा, दीर्घ में होती हैं 2 मात्रा और प्लुत में होती हैं 2 से ज़्यादा मात्रा, यानी 3 मात्रा। जैसे देखिए, ह्रस्व में मान लीजिए आपने लिखा छोटा आ, तो ह्रस्व हो गया। आप यदि बड़ा आ लिख दें तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। यहीं पे देखिए, प्लुत जो होता है, प्लुत में 2 मात्राओं से ज़्यादा की ध्वनि होती है। जैसे कि आप कहें ओम, तो देखिए ओम में आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसके पीछे ये 3 तरह का ऐसे ऐसे लिख दिया करते हैं। तो इसका ये निर्धारित करता है कि इसकी जो मात्रा है वो 2 से अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो जो विपरीत अर्थ हों, ठीक है, जैसे छोटा, बड़ा, है ना, तो इस प्रकार के जो शब्द हो, विपरीत शब्द हों, उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसके बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह लगेगा। तो योजक चिन्ह जैसे अभी हमने बात ही की कि जैसे 2 विपरीत, जैसे कि कहते हैं कि छोटा, बड़ा, तो इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा इस तरह से, ठीक है, छोटा, बड़ा। तो ये है। अगला देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया है, देखिए उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। इकहरा होता है इस तरह से, ठीक है, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। और जो दोहरा होता है इसको डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। इसको इस तरह से लगाया जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, तो ये इकहरा है उद्धरण चिन्ह, ये मतलब कि दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनका यूज कहाँ होता है, देखिए, इनका यूज वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी के द्वारा कही गई युक्ति या शब्द या किसी किताब का नाम सेम एज इट इज अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पर जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है, जिसको ये एक्सक्लेमेशन हो कहते हैं आप, तो ये कहाँ यूज, जब कोई विस्मय वाली बात की जाए तब वहाँ पर ऐसा चिन्ह यूज करते हैं। प्रश्नवाचक आप जानते हैं कि अगर भाई कोई प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, शीर्षक को
चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। तो ये देखिए, ये पूरा वाक्य यहाँ पर दिया था, ये पूरा जो वाक्य है यहाँ पर कि शीर्षक को चयन करते समय, और ये पूरा वाक्य यहाँ तक था। अब इसमें से कह रहा है कि इसके किसी एक भाग में त्रुटि है, तो बताओ किस भाग में त्रुटि है, और यहाँ पर उसी भाग को क्या किया है, अलग अलग बांट के ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है शीर्षक को चयन, दूसरा है परख कर लेनी चाहिए, तीसरा है यहाँ पर भावों और विचारों की, चौथा है करते समय अनुच्छेद में निहित, और फिर दिया है ये फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ये इसका सा वाक्य का भाग दिया है, जिसको कहते हैं, जिसका जो है वो है शीर्ष को चयन। तो शीर्ष को चयन नहीं, शीर्षक का चयन, है ना। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो को की जगह का होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर पहले ही खंड में, यहाँ पर पहले जो विकल्प है इसमें ये दिया है, तो ये यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो हमें ये बताना है कि जो पर्वतीय है ये किस तरह का विशेषण है।
ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा दिया है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और पांचवा दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पर्वतीय कैसा है, पर्वतीय जो है यहाँ पर शब्द है गुणवाचक। ये पर्वतीय क्या है, गुणवाचक विशेषण को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब देखिए यहाँ पर ये पक्ष दिया है, पक्ष क्या है या फिर सेंटेंस क्या है, अब सीता चलने लगी है। तो अब सीता चलने लगी है, इसका किस तरह का पक्ष है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है प्रगति बोधक पक्ष, दूसरा है आरंभ बोधक पक्ष, तीसरा है पूर्णता बोधक पक्ष और चौथा दिया है यहाँ पर सातत्य बोधक पक्ष, और या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब सीता चलने लगी है, ये कैसा है, प्रारंभ बोधक पक्ष है। ये प्रारंभ को बता रहा है कि भाई जो सीता है वो अब चलने लगी है, तो ये प्रारंभ बोधक पक्ष को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न आप मतलब सुनिए, दिमाग में इसका आंसर अपने आप में लाइए कि क्या सही है। अगर आपको मिस्टेक हो रही है तो जो इसका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए, और इसको किसी भी समय अगर आपको धीमा लग रहा है तो इसको थोड़ा तेज़ स्पीड करके सुन लीजिए। इससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपको धीरे धीरे करके याद ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। तो ठठेरा का हमें स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन देखिए दिया है ठठेरिन, ठठेरी, तीसरा ऑप्शन है ठठेरिनी, चौथा है ठठारी और फिर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, ठठेरिन होता है, अर्थात पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिए, से कॉमा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो देखिए कारक होते हैं, कारक के परसर्ग मतलब चिन्ह जो होते हैं, तो उसमें से और के द्वारा ये किसका चिन्ह होता है, ये किसका परसर्ग होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है से और द्वारा, ये से और द्वारा किसका है, यहाँ पर कर्ण का है। क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर सारे जो कारक होते हैं उन कारकों को यदि आप पढ़ें तो देखिए क्या होता है, कारक में होता है भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में फिर होता है संप्रदान को के लिए, अपादान से, देखिए से इसका भी होता है अपादान से, लेकिन क्या है कि ये अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, कैसे होता है, अलग होने के, और इसके साथ में ये के द्वारा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये अपादान को बताता है। अब संबंध देखिए, तो संबंध का, की, के, रा, री, रे इस तरह के होते हैं। अधिकरण जो होता है में पर होता है, और संबोधन जो है हे, अरे, हो इस तरह के जो चिन्ह है परसर्ग हैं वो इसमें आते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, देखिए कुक्कुर जो है ये तत्सम शब्द है। इसका अगर हम ये बात करें कि इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका होगा कुत्ता, है ना, कुत्ता जो है इसका तद्भव होगा। वहीं पर देखिए जो ये शब्द दिया है यहाँ पर, ये कोयल, तो कोयल का क्या है तत्सम शब्द, कोकिल होता है, तो ये तद्भव शब्द है। वहीं पर देखिए ये जो दिया है शब्द एक लाक्ष का क्या है, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य होता है। यहाँ पर भीतर का क्या होता है, अभयंतर, भीतर शब्द तद्भव है, अभयंतर इसका तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की और खाली स्थान है, तो क्या है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है, आशा है, चिंता है, संभावना है, आशंका है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्या है, आशंका है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है, आशंका है। तो यहाँ पर आशंका शब्द जो है यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। देखिए प्रत्यय दो तरह के है ना। तद्धित प्रत्यय जो है वो कैसा प्रत्यय होता है कि जिसको हम संज्ञा या सर्वनाम में लगाएं। तो संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों में अगर जोड़ा जाता है कोई प्रत्यय तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब एक होता है कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय जो होता है वो धातुओं या क्रियाओं में लगाया जाता है, तो उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भाई देखिए आवट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय तो हैं, लेकिन किस तरह के तद्धित प्रत्यय हैं, हमें इसमें से ये चीज़ इसको क्या करना है कि यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पर,
कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाचक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये भाववाचक है। कैसे? जैसे मान लीजिए देखिए हमने ये एक शब्द लिया यहाँ पर आहट, और आहट को हमने कड़ुआ के शब्द जोड़ा, तो कड़ुआ से क्या बन गया? कड़ुआहट। ठीक है। आवट को जोड़ना है, जैसे आवट को हमने आम के साथ जोड़ दिया, तो आम देखिए वैसे अगर देखें तो हमने ये बात कही थी ना कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ, तो आम क्या है? संज्ञा है। इसमें हमने आवट जोड़ दिया तो आमावट बन गया। मीठा जैसे जोड़ा, मीठा को मिठास कह दिया, आस जुड़ गया। ठीक है। तो ये कैसे हैं? सब ये भाववाचक है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसमें से बताना है कि किस में से सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन देखिए दिए हैं आसक्ति और फिर दिया है नास्तिक। तो देखिए यही सही नहीं है इसमें, क्योंकि आसक्ति का विलोम क्या होगा? अनासक्ति होगा। बाकी के देखिए ठीक है, जो क्या क्या है देखिए, झुकाव का तनाव सही है, जटिल का सरल सही है, मिलन का वियोग सही है। ठीक है। तो ये है, और आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति। और नास्तिक जो है इस किसका होता है? ये आस्तिक का होता है ना। आस्तिक का नास्तिक होगा। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इनमें से हमें बताना है कि ये जो विकल्प हैं तो इसमें से सब में पर्यायवाची नहीं है। ये कह रहा है कि एक विकल्प में मतलब सारे जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको बताना है हमें। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है विशिख, तीर, इशु। तो क्या ये तीर के सारे पर्यायवाची हैं? हाँ हैं। दूसरा देखिए ऑप्शन है निशीथ, मध्यरात्रि, वासर। अब देखिए निशीथ और मध्यरात्रि तो हैं पर्यायवाची एक दूसरे के, लेकिन वासर जो है ये होता है दिन का पर्यायवाची। किसका होता है? दिन का, दिवस का। तो ये दिवा का, तो ये क्या है? वासर जो है दिन का पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो यही हमें सही मिल गया ऑप्शन, क्योंकि पूछ यही कह रहा था कि भाई जौन सा विकल्प गलत है, सारे पर्यायवाची नहीं है जिसमें, उसको बताओ। ठीक है। तो बी विकल्प सही होगा। बाकी को देख लेते हैं। देखिए कैवल्य, निर्माण और अपवर्ग, ये सारे क्या हैं? ये भी पर्यायवाची हैं। अस्म, प्रस्तर, शिला, पाषाण, ये सब क्या हैं? ये भाई पत्थर के हैं। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? हमें इसमें से बताना है कि अनेकार्थक कौन है। अनेकार्थक मतलब एक से ज़्यादा अर्थ जो रखता हो। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए कौन सा शब्द है जो एक से अधिक अर्थ को बता रहा है? ये अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब धन होता है। अर्थ का मतलब होता है, अभिप्राय होता है, और इंद्रिय विषयक भी होता है अर्थ का मतलब। ठीक है। तो अर्थ जो है यहाँ एक से ज़्यादा अर्थों को प्रकट कर रहा है। अगला देखिए प्रश्न है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो शब्द युग्म दिए हैं और उनका अर्थ भेद दिया है एक तरफ, और बताना है कि भाई किसका जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं भाई। पहले ऑप्शन में दिया है देखिए अभिराम और अविराम। अर्थभेद में बता रहा है कि अभिराम का मतलब स्थिर होता है, अविराम का मतलब लगातार होता है। तो क्या ये सही है? तो ये सही यहाँ पर नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अभिराम होता है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, है ना। अभिराम का क्या मतलब होता है? सुंदर होता है, ना कि स्थिर। और अविराम ठीक है, अविराम का मतलब होता है लगातार। जैसे वो अविराम चलते रहे, मतलब क्या? वो लगातार चलते रहे, तो इसका मतलब हो गया लगातार। लेकिन अभिराम का मतलब होता है यहाँ पर सुंदर, ना कि स्थिर। तो ये विकल्प हमें मिल गया भाई। बाकी का भी देख लेते हैं भाई। तो बाकी देखिए आदि और आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। जैसे कह दें कि वो गांजा पीने का आदी हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि वो गांजा पीने का अभ्यस्त हो गया है। ठीक है। और आदि मतलब आरंभ, है ना। जैसे कहें कि सृष्टि के आदि में जल ही जल था, मतलब क्या हुआ कि आरंभ में जल ही जल था। ठीक है। अगला और देखिए यहाँ पर दिया है अचल और अंचल। अचल का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है, और अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है। अगला देखिए इसमें दिया है, ये शब्द और महत्वपूर्ण है। देखिए आयश और अयस, है ना। तो आयश देखिए, ये जो आयश है इसका मतलब होता है बदनामी, और इस वाले अयस का मतलब होता है लोहा। ठीक है। तो ये सारे सही वाले विकल्प थे, और गलत विकल्प हमें छांटना था, तो वो तो हमने ऊपर छांट लिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है भाई। प्रश्न कह रहा है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताओ। तो जो देने योग्य है अर्थात क्या है? ऑप्शन देखिए दिया है गे, दे, पे, दान,
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो देने योग्य है उसको देय कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। तो भाई नीचे विकल्पों में संधि दिया है और मतलब और उसमें से उसका संधि का नाम भी दे दिया है और कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो भाई देखिए इसमें देखते हैं, जैसे सदैव, तो सदा का क्या होगा, सदा धन एव, सदैव बनेगा। तो ये क्या वृद्धि संधि है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आ के बाद जब ए आए इस तरह ओ आओ आता है तो क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है, तो वृद्धि संधि होती है, तो ये विकल्प तो ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए दिगंबर, दिगंबर क्या व्यंजन संधि है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा दिक् धन अंबर, तो का आया देखिए है ना, दिक् धन अंबर, तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि है। यहाँ पर देखिए वनोत्सव, वनोत्सव दीर्घ संधि, क्या वनोत्सव दीर्घ संधि है, ये नहीं, वनोत्सव दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद होगा वन धन उत्सव, और वन उत्सव का मतलब देखिए यहाँ पर आ धन ऊ आ रहा है, तो आ धन ऊ में क्या यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, नहीं। दीर्घ संधि कैसी होती है भाई, छोटा के बाद छोटा आए या छोटा के बाद बड़ा आए या बड़ी, छोटी के बाद छोटी बड़ी या बड़ी आए तो बड़ी हो जाती है ना, दीर्घ हो जाता है, इसको कहते हैं, मतलब दीर्घ संधि के लिए कहा करते हैं एक शब्द आकाश वर्णे दीर्घा, मतलब आ ई ऊ इस तरह का आए और इसके बाद आ ई ऊ आए तो दीर्घ हो जाता है, आकाश वर्णे दीर्घा, तो वहाँ पर ये दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहाँ पर तो बता रहा है कि आ के बाद यहाँ पर ऊ आ रहा है और ये बोल रहा है कि दीर्घ है, तो ये बात गलत हो गई, तो ये यहाँ पर विकल्प ये गलत है। ठीक है, बाकी देखिए महारणव, महारणव इसमें क्या ये दीर्घ संधि है, तो हाँ है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर जो ये महारणव शब्द है ये कैसे बनेगा, महाधन अर्णव से बनेगा, है ना, देखिए कैसे बन जाएगा, महाधन अर्णव। और देखिए अभी तक हम ये बात करते रहे कि भाई आ के बाद आए है ना, आकाश वर्णे दीर्घा में, तो यहाँ से आ निकल आया और यहाँ से भी आ निकल आया और ये बड़ा आ बन गया, तो ये महारणव बन गया। ठीक है, ये शब्द है ना ऐसा है, तो ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए पंचानन में कौन सा समास है, ये बताना है हमें कि पंचानन जो शब्द है इसमें से समास कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया, तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्विगु और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई इसमें पंचानन में जो है ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि पंचानन किसको कहते हैं, पंचानन कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शंकर को पंचानन कहते हैं, इसलिए इसमें जो समास है वो कौन सा होगा, बहुब्रीय समास होगा, क्योंकि बहुब्रीय समास में क्या होता है, कोई तीसरा कोई अलग शब्द जो होता है वो प्रधानता रखता है, तो पंचानन में ये शिव को या शंकर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे पीताम्बर एक शब्द होता है जो कृष्ण को डिनोट करता है, तो वो भी यहाँ पर बहुब्रीय होता है। ठीक है, अगला देखिए श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया है तो ये भाई किस तरह का वाक्य है, ये यहाँ पर है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य देखिए कैसे होते हैं, क्या होता है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा मतलब अंग वाक्य होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अंग वाक्य हो गया, तो इस प्रकार से ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मिश्र वाक्य को बना रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए है, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन है देखिए श्रृंगार रस, वीर रस, दूसरा है तीसरा है मतलब शांत रस, करुण फिर है करुण रस और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो श्रृंगार रस है इसको कहते हैं रसराज, रसों का राजा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दरअसल किस तरह के दो प्रकार से होता है, श्रृंगार रस जो है दो तरह का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है यहाँ पर वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका का मिलाप होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातें सुनने के लिए गोपिकों ने क्या किया कि उनकी मुरली जो है उसको लुका के यानी छिपा के रख लिया।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो रहा है, ठीक है, कैसा संयोग श्रृंगार हो रहा है। वहीं पर देखिए वियोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार है जब नायक नायिका का यहाँ पर बिछड़ाव होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वहाँ पर ये वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो जब यहाँ पर देखिए सीता जी जब चोरी हो जाती हैं तो राम क्या करते हैं कि सब पक्षियों से पशुओं से सबसे पूछते हैं, तो देखिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर देखिए ये वियोग श्रृंगार है। तो ये जो श्रृंगार रस है इसमें से बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है, इसलिए अभी भी देखिए आप जो गाने सुनते हैं उन सब में क्या है, श्रृंगार ही तो सुनते हैं भाई। किसी में वियोग श्रृंगार सुनते हैं, किसी में आप मतलब ऐसा श्रृंगार सुनते हैं कि जो भाई पास नायिका के पास आने का श्रृंगार सुनते हैं। तो इस प्रकार से इस श्रृंगार जो रस को हम रसराज कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि सारंग लय सारंग चल गई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अब यहाँ पर बताना है हमें कि इसमें अलंकार कौन सा है, ये जो उक्त पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यमक अलंकार है। कैसे, देखिए यमक अलंकार क्या होता है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अलग दोनों बार जो है अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो यमक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सारंग लय सारंग चल गई सारंग की ओट। अब देखिए यहाँ पर जो एक सारंग है ये बता रहा है हाथी को और दूसरा सारंग बोल रहा है यहाँ पर किसके, योद्धा को। तो सारंग यानी कि हाथी को लेकर एक योद्धा चलता है और सारंग की ओट में मतलब एक दूसरे हाथी की ओट में एक दूसरा शत्रु जो है वो छिपा होता है और वो क्या करता है, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। मतलब वो एक दूसरी हाथी की ओट में एक दूसरा जो मतलब योद्धा होता है वो उसको चोट कर देता है, मार देता है। तो इस प्रकार से ये जो सारंग शब्द है अलग अलग अर्थों को बता रहा है और यहाँ पर यलंकार ये अलंकार जो होगा यमक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रचलित उदाहरण आप हमेशा से सुनते होंगे कि वो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पावे बौराय जगवा खावे बौराय। तो इस प्रकार से यमक अलंकार ऐसे यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक लाठी से हाँकना यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन देखिए दिए हैं कि अच्छे बुरे का अंतर न करना, दूसरा है बात बिगाड़ना, तीसरा है मूर्ख बनाना, चौथा है यहाँ पर तानाशाह होना और या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए एक लाठी से हाँकने का जो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है अच्छे बुरे का अंतर ना करना। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईसा में कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये यहाँ पर प्रश्न है भाई। तो ऑप्शन देखिए दिया है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और ऊपर में से कोई नहीं। तो 1826 में यहाँ पर हिंदी का प्रथम अखबार जिसका नाम क्या था, उद्दंड मार्तंड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या किया गया था कि यहाँ पर उसको प्रकाशित किया गया था। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये कलकत्ता से। तो इसमें नाम भी इसका महत्वपूर्ण है, क्या है इसका जो नाम है उद्दंत मार्तंड। ठीक है, तो उद्दंड मार्तंड जो है इसका नाम है और ये 1826 में प्रकाशित किया गया था, कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो है मतलब पैराग्राफ दिया है अपठित गद्यांश है और इसको पढ़ के उत्तर आपको देने हैं। तो इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको आप चाहें तो देखिए अभ्यास करके यहाँ हल कर सकते हैं। हम इसको आपको यहाँ पर देखिए ये शो किए दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको हल कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम ये हिंदी वाला जो सेक्शन है इसको पूरा कर लिए। ठीक है, बाकी आप देखिए पढ़ते रहिए, हमारे इस चैनल में आपको PYQ भी मिल जाएगा। तो पूरा आप PYQ यदि पढ़ना चाहते हैं, गति से दोहराना चाहते हैं तो उसको भी आप जाके दोहरा लीजिएगा। और बाकी इस टेस्ट को आप हल करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।